आपने बताया कि भाई 5 लाख रुपए की आपने बात करी थी कि मैं फुल टाइम इन्वेस्टर बन जाऊं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अपनी इनकम जनरेट जी, करो और करेक्ट। और उसमें से आप अपनी सेविंग्स को पहले माइनस करके एक, मैं यहाँ पे चाहता हूँ पूछना आपसे, मान लीजिए कि भाई मैंने पुरखों की एक ज़मीन बेची है, उससे मेरे को 20 लाख रुपए आ गया। अब 20 लाख रुपए आ गया, मेरे पास दो ऑप्शन है, या SIP करूँ या लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दूँ म्यूचुअल फंड में। अगर मेरा बड़ा अमाउंट पड़ा हुआ है कहीं से, तो मैं क्या करूँ, SIP जाऊँ या लमसम इन्वेस्ट कर दूँ म्यूचुअल फंड में। देखिए यहाँ पे है ना, आप कर तो सकते हैं लमसम, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको नॉलेज कितनी है। ठीक है, तो एस आई पी इज़ अ नो ब्रेनर। एस आई पी तो कोई भी कर सकता है, वहाँ चाहे वो, फंड मैनेजर देखेगा। हाँ, कोई भी आपका एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, इनएक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, कोई भी कर सकता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारे एवरेजिंग हो जाती है। तो मान लीजिए मार्केट में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो आप तो हर उसमें ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। मार्केट नीचे भी चली गई तो भी आपने इन्वेस्ट किया, ऊपर भी है तो भी इन्वेस्ट किया, तो वो एवरेजिंग हो जाती है। लेकिन उस एवरेजिंग के कारण रिटर्न्स भी एवरेज हो जाते हैं, है ना। तो लमसम इन्वेस्टिंग उनके लिए अच्छी है जो साइकिल्स से समझ सकते हैं। मार्केट में साइकिल्स होती हैं, तो अगर कोई इन्वेस्टर ये समझ सकता है कि भाई आज वैल्यूएशंस बहुत हाई चल रही हैं, शायद मुझे पैसा नहीं डालना चाहिए, तो उसे लमसम इन्वेस्टिंग नहीं, उसको लमसम इन्वेस्टिंग एक्चुअली करनी चाहिए जो थोड़ा सा प्रोफेशनल इन्वेस्टर है, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है। जिसको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है वो बिल्कुल SIP पे जा सकता है, उसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। तो ये जो आपने एग्जांपल लिया, तो वो अगर जो ज़मीन बेच के पैसा डालना चाह रहा है, तो अगर उसको एक्सपीरियंस है तब वो लमसम इन्वेस्टिंग में जाए, अदरवाइज SIP इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ये तो टाइमिंग समझ में नहीं आएगी मैं कब जाऊँ, जी, करेक्ट। और गलत टाइमिंग पे चला गया तो नुकसान होगा, वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल के खिलाफ हो जाएगा। करेक्ट। एक सवाल आजकल बहुत चलता है, ये टॉपिक आजकल पॉपुलर हुआ है, ये कि भाई किस्त पे मकान लूँ या किराए पे मकान लूँ। ये टॉपिक बहुत चल रहा है। वॉरेन बफे ने 1958 में जी। अपना एक मकान लिया था, जी। जो अभी अभी उन्होंने रिसेंटली 2023 में बेचा है। लगभग 65 साल हो गए। 65 साल में जो उनका मकान था वो $31,000 का मकान जी। $1.4 मिलियन पे निकला। वॉरेन बफे कहते हैं मेरे को 6% का कैगर मिला इससे। अगर इस पैसे को मैं कहीं और लगाता और रेंट पे रहता तो मैं बहुत ज़्यादा अर्न कर लेता इस पे। अब आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा इस पे अचानक होने लग गई है। पहले लोग कहते थे कि भाई लड़की तभी देंगे जब घर अपना हो, आज ये बातचीत बदल गई है। आज लोग कहते हैं कि नहीं, किराए के मकान पे रहो और उस पैसे को बेटर इन्वेस्ट कर लो, मकान पे ना लगाओ। आपका क्या सुझाव है, आपकी क्या समझ है कि भाई मैं किस्त पे रहूं या किराए पे रहूं। आप कहाँ रहते हैं? आप अपने घर में रहते हैं या रेंट पे रहते मैं हैं? तो अपने घर में रहता हूँ। हाँ, तो मैं अभी आपकी ओपिनियन जानना चाहूँगा, उससे पहले मैं इनफैक्ट आंसर कर देता हूँ। देखिए, अगर हम फाइनेंस के हिसाब से देखेंगे, फाइनेंशियल बेनिफिट देखेंगे, तो रेंट विल नेवर मेक सेंस। आपको जो रेंटल यील्ड मिलता है, तो आज की डेट में रेंटल यील्ड है, आप मतलब 1 करोड़ का मकान खरीदते हैं, ठीक है, वो 20,000 रुपये में मिल जाता है आपको रेंट पे। तो हमारी होती है 2-2.5%, 3% की मैक्सिमम रेंटल यील्ड। तो इसमें आपको रिटर्न्स तो कुछ भी नहीं है, आपका इन्फ्लेशन भी बीट नहीं हो रहा है, और कैपिटल अप्रिसिएशन भी मैं मान लेता हूँ उसका ऑन एन एवरेज होता है 5%, 6% का। तो अगर हम इनको ऐड भी कर दें तो 8-9% का बनता है। लेकिन उस घर में तो आप रहेंगे, है ना, तो वो रिटर्न तो आपको मिलेगा नहीं। तो रिटर्न की वजह से तो ये कभी सेंस बनेगा ही नहीं। लेकिन मैं इसको मानता हूँ कि इसमें आपको मिलते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट, जो डायरेक्टली फाइनेंशियल टर्म्स में कैलकुलेट नहीं हो पाते हैं, है ना। इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे? पहला, मेरे को पीस ऑफ माइंड है कि मुझे कोई लैंडलॉर्ड निकाल नहीं सकता। दैट मीन्स मैं अपना काम अच्छे से कर सकता हूँ। शायद जो मैं अपना काम अच्छे से करूँगा तो मैं अपना इंक्रीमेंट अच्छा लूँगा अपने ये ऑफिस के साइकोलॉजिकल अंदर। बेनिफिट हो गया, साइकोलॉजिकल बेनिफिट सोशल है। बेनिफिट भी हो गया। करेक्ट। तो अगर हम इकोनॉमिक बेनिफिट देखें तो ये सारी चीज़ों को, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स को एनकम्पस करता है ना। तो ये जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स आ रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड हो जाते हैं फ्यूचर में। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि हमें एक पीस ऑफ माइंड या सिक्योरिटी के लिए एक मकान हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। जैसा हमने हमेशा सुना है कि रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, वो बेसिक नेसेसिटी है, तो वो मैं आज भी मानता हूँ कि हैं। आप भले ही अफोर्ड नहीं कर सकते, जहाँ आप अभी काम कर रहे हो सकता है वो बहुत महंगी जगह हो, वहाँ नहीं कर सकते हो, आप कहीं आउटस्कर्ट्स में ख़रीद लो। आप जहाँ रिटायर होना चाहते हो, अपने होम टाउन में रिटायर होना चाहते हो, वहाँ ख़रीद लो। बड़ा नहीं खरीद सकते, छोटा खरीद लो, बट एक मकान होना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। मैं फाइनेंशियल बेनिफिट की कोई बात नहीं कर रहा हूँ इसमें, मैं सिंपली पीस ऑफ माइंड और सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आप बताइए, आप अपने मकान में क्यों रहते हैं? नहीं, मैं मकान में इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरी सेविंग्स काफ़ी सरपास कर गई थी और मेरे को कोई लोन नहीं लेना पड़ा, और वो कोई समस्या नहीं थी मेरे पास ऐसी। तो मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था कि मैं जो मकान ले रहा हूँ
इस मकान में मैं अपने हिसाब से सारे अरेंजमेंट और चेंजेस कर सकूं ताकि मैं फिटनेस पे काम कर सकूं, ताकि मैं अपना एक स्टूडियो बना सकूं, अपनी एक लाइब्रेरी बना सकूं, एक अपना फुटबॉल ग्राउंड बना सकूं, एक अपने लिए बैडमिंटन कोर्ट बना सकूं, एक अपने लिए जिम तैयार कर सकूं, एक अपने लिए रहने के लिए अच्छा कमरा बना सकूं जहाँ मैं रह सकूं, एक बड़ी लाइब्रेरी तैयार कर सकूं। तो मुझे बहुत सारे चेंजेस अपने हिसाब से करने थे और मेरी इनकम इतनी थी कि मैं इसको मुझे कोई लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। पर अगर मैं लोन पे जाता हूँ तो मुकुल भाई एक ना सवाल बड़ा आता है मन में। वो सवाल है पर्सनल लोन का। होम लोन तो 8 से 10% होता है, पर्सनल लोन कई बार 15 से 20% हो जाता है। और अगर 100 लोग जो है पर्सनल लोन ले रहे हैं उसमें से 53 लोग ऐसे हैं, 53% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 27-28 से कम है या 30 से कम है उनकी उम्र। यंगस्टर्स हैं जो पर्सनल लोन ले रहे हैं और इस तरह का लोन मिलना इतना आसान है, उतना ही रीपे करना ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। अब इतने हेफ्टी डिफ़ॉल्ट चार्जेस हैं इसके, क्रेडिट कार्ड पे बहुत चार्जेस हैं, अब थेफ्ट कॉल्स आती हैं, बाद में रिकवरी कॉल्स आती हैं, आपका पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाता है। अब इस तरह के लोन को कैसे हैंडल करें? पर्सनल लोन के बारे में आपका क्या समझ है? देखिए, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड, पहला तो ये कि आपको ना ही लेना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है ना, तो उसको आप अवॉइड कीजिए। एक तरीका तो इसका ये है कि अगर बाई चांस आपका होम लोन चल रहा है ऑलरेडी, मैं कुछ केसेस बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर होम लोन ऑलरेडी चल रहा है तो उस पर आप टॉपअप लोन ले लीजिए। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योर्ड लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हमेशा कम होता है। तो आप टॉपअप लोन लेंगे तो मान लीजिए आपका 8% का चल रहा है होम लोन, टॉपअप लोन शायद आपको 9% पे मिल जाएगा, और पर्सनल लोन आपको मिल रहा है 16-17%, 18% पे, तो आपका आधा हो गया इंटरेस्ट रेट, राइट। और ये बहुत फ़र्क पड़ जाता है जब हम बात करते हैं EMI की, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आप इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा भर देंगे अगर आपने 3-4 साल के लिए पर्सनल लोन लिया है तो। नंबर 1। नंबर 2, जो हम अपनी EMI भर रहे हैं वो हमें थोड़ी सी कंट्रोल करनी चाहिए, विच मीन्स कि हमारी जितनी भी इनकम है, मान लीजिए किसी की 1 लाख की इनकम है, तो उसे इस हिसाब से लोन लेने चाहिए कि उसका 33% से ज़्यादा पैसा EMI में ना जाए सारे लोन्स में ला के, आइडियली। हालांकि बैंक्स तो कहते हैं आप 50% तक भर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे एक जगह फ्रेमवर्क दिया था कि 1 रुपए की कमाई जी तो 20 पैसे की EMI। नहीं, बहुत अच्छा है वो तो, इनफैक्ट आप और कंजर्वेटिव हो रहे हैं, है ना। पर मैं थोड़ा बीच का रास्ता निकाल रहा हूँ कि भाई बैंक्स एक तरफ कह रहे हैं कि भाई 50% तक आप जा सकते हो, आप बहुत कंजर्वेटिव कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें होम लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, हमें घर चाहिए अपना। अब देखिए, वाइफ को आप समझा नहीं सकते हैं, अपने स्पाउस को समझा नहीं सकते हैं, वो कहेंगे कि भाई सेंटिमेंटल वैल्यू है, राइट। अब सेंटिमेंटल की वैल्यू की भी कुछ तो वैल्यू है ना। जैसे हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है, आपने कहा कि भाई मेरे को अपने हिसाब से जिम चाहिए था या बैडमिंटन कोर्ट चाहिए था, राइट। तो उस सेंटिमेंटल वैल्यू की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो अगर आपको ख़रीदना ही है और आपको वो होम लोन लेना ही पड़ रहा है, तो मे बी आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़े, पर वो मेरे हिसाब से आपको 33% तक कंट्रोल कर लेना चाहिए। और पर्सनल लोन ले रहे हैं तो उसको तो आप अवॉइड ही कीजिए, राइट। आप होम लोन पे जाइए, थोड़े से सिक्योर्ड लोन्स पे चाहिए, या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लीजिए, आपका इंटरेस्ट कम आएगा। तीसरी बात, आप रीपेमेंट टाइम पे कीजिए। अगर आप रीपेमेंट टाइम पे नहीं करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो जाएगा, ठीक है, और आपका फ्यूचर में लोन लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी और इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा चार्ज होगा। तो ये मेरे ख्याल से आप 2-3 चीज़ें कीजिए, काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, आई थिंक हर कोई इंप्लीमेंट कर सकता है।